बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायो का चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी involves the artificial synthesis, modification, removal, addition and repair of the genetic material। ये बात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल सिंथेसिस की जाती है, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन और जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के अंदर या तो हम डीएनए को आर्टिफिशियली बनाएंगे, जीन उसको चेंज करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसके अंदर से जीन रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप इन द मिड 1970s। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो स्टार्ट हुआ था वो 1970s के मिड में हुआ था, जब ये चीज़ पॉसिबल हो चुकी थी, साइंटिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो डीएनए के एक सेगमेंट को कट करके दूसरे डीएनए के अंदर पेस्ट कर सके। As a result, the characteristics of the host organisms could be changed। अब जब एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में से जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन डीएनए में उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, तो उससे जो होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी जिसके अंदर हमने जीन को इंसर्ट किया है उसका डीएनए हम चेंज करके उसके अंदर की जो कैरेक्टर्स हैं, क्वालिटीज हैं, वो भी चेंज कर देते थे। If host organism is a microorganism such as bacterium, the transfer DNA is multiplied many times as the microorganism multiplied। अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई बैक्टीरिया का, जैसे कि हम एग्जांपल लेते, हम कहें कि हमने जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है या जीन है हमने बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंसर्ट किया है, तो अब क्या है कि वो बैक्टीरिया जितनी बार रेप्लिकेट करेगा, बैक्टीरिया की तादाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसी तरह से जो उसमें मौजूद डीएनए हमने उसका जो डीएनए चेंज किया वो भी उसकी तादाद भी बढ़ती जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद क्या हैं? द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, सबसे पहले हमारे पास है आइसोलेशन ऑफ अ पार्टिकुलर जीन or part of a gene for various purposes such as gene therapy। आइसोलेशन, अलग करना, एक जीन को, a particular gene और a part of gene, एक खास या एक मखसूस जीन को या फिर जीन के हिस्से को अलग करना मुख्तलिफ कामों के लिए, जैसे कि जीन थेरेपी के लिए। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक मखसूस आरएनए मॉलिक्यूल या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ड्रग्स एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स। एंजाइम्स, ड्रग्स और कुछ और ऑर्गेनिक केमिकल्स इनके प्रोडक्शन में प्रोडक्शन के लिए और इसके अलावा इनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल की जाती है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन्स इन हायर ऑर्गेनिज्म्स। जो हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे इंसान होंगे, इनके अंदर मौजूद जो जीन्स में जो डिफेक्ट्स हैं, जो डिजीज हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, इसके बेसिक स्टेप्स क्या है। ओके जी, सबसे पहले है हमारे पास isolation of the gene of insertion। ओके, आइसोलेट करना है, अलग करना। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो जीन हमें चाहिए, जो हमारी मर्जी के मुताबिक है, जिस चीज का हम जो क्वालिटी लाना चाहते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस क्वालिटी का जो जीन है वो हमारे पास है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसको हमने आइसोलेट करना है। इन द फर्स्ट स्टेप जेनेटिक इंजीनियर आइडेंटिफाइज द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ डोनर ऑर्गेनिज्म। डोनर ऑर्गेनिज्म यानी जिस ऑर्गेनिज्म से हम निकाल रहे हैं, जो डोनेट कर रहा है अपना जीन, उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, उसके सेल के अंदर जो
उसका डीएनए है, उसके डीएनए का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें चाहिए, उस जीन को जेनेटिक इंजीनियर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा और उसको कट करना है, आइसोलेट करना है। उसके लिए एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। उसको यूज करते हुए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डोनर ऑर्गेनिज्म के डीएनए से कट कर लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है, वो है हमारे पास इंसर्शन ऑफ जीन इन अ वेक्टर। अब जो जीन हमने सेपरेट किया है, निकाला है, वो जो जीन है अब हमें उसको वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, इंसर्ट करना है। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर हमारे पास वो चीज है जो हमें आगे चीज को लेके जाने में, जीन को अगली जगह पे लेके जाने में हेल्प करेगी। अब वो वेक्टर क्या हो सकता है? वेक्टर इज सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट सेल। अब वेक्टर में भी प्लाज्मिड, वेक्टर जो है वो एक प्लाज्मिड भी हो सकता है और बैक्टीरियोफेज, या फिर वो एक बैक्टीरियोफेज हो सकता है। ये एक बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर मौजूद जो उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्ट होता है वो हमारे पास है वेक्टर के तौर पे। अब हमारे पास यहाँ क्या होता है? यहाँ पे हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो हमने फर्स्ट स्टेप में आइसोलेट किया था, उसको हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे। हम उसको बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे और वो इसके साथ क्या होगा कि हम एंजाइम यूज करेंगे। हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया था कट करने के लिए, हमारे लाइगेज एंजाइम यूज करेंगे जो कि ज्वाइन करेगा। हमने अब जो बैक्टीरिया का था प्लाज्मिड, हम उसको कट करेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जरिए से और उसके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एंटर करके उसको लाइगेज एंजाइम के जरिए से बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो कि वेक्टर कहला रहा था और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें जब ज्वाइन हो जाएंगी तो ये हमारे पास कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। तीसरा हमारे पास स्टेप आ गया ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, यानी हमने जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड था जिसकी वेक्टर था हमारा, उस वेक्टर के साथ जो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच किया था, तो वो अब हमारे पास क्या लगा था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू द टारगेट होस्ट। अब जिस ऑर्गेनिज्म में हम वो क्वालिटी चाहते थे, हमने उसके अंदर वो बैक्टीरिया या फिर वो हमारे पास जो प्लाज्मिड था रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको इंसर्ट कर दिया। In this way, host organism is transformed into a genetically modified organism. अब जब हम recombinant DNA को host organism के अंदर insert कर देंगे तो अब वो जो host organism है वो कहलाएगा GMO, genetically modified organism. Next अब हमारे पास है growth of GMO. अब हमारे पास वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, अब हमें उसकी ग्रोथ करवानी है। अभी वो पूरी तरह वो फुली ग्रोथ ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब क्या होगा कि हमने उसको एक सूटेबल इन्वायरमेंट या मीडियम प्रोवाइड करना है ताकि उसके अंदर जो हमने ऑर्गेनिज्म रखा था उसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया के अंदर हमने जो एंटर करवाया था वो बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर सके, उसकी तादाद बढ़ सके। अब जब उसको एक सूटेबल कल्चर मीडिया प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था अब वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा जीएमओ के अंदर और उसकी तादाद बढ़ती जाएगी, जो कि जीएमओ का जो है ना वो एक प्रॉपर जो है ना उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल होगी। और उसके बाद अब क्या है कि जब एक दफा उसकी तादाद बढ़ती जाएगी तो आप वो अपना जो हमारा जीन है वो अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो करेगा।
वो अपना एक्सप्रेशन जो है ना वो ऑर्गेनिज्म के अंदर शो करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जो कि हमारा फाइनल स्टेप इसके अंदर जाता है। अब हमारे पास अगर है जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में हम डिफरेंट अचीवमेंट्स देखें तो वो भी हमारे पास काफ़ी हैं, जिसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर के अंदर ही बात की थी ह्यूमन इंसुलिन की। तो सबसे पहले क्या किया गया था, बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन का जीन उसे ट्रांसफर किया गया था। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यानी जीएमओ बैक्टीरिया हैं, उन्होंने इंसुलिन को सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया। और वो जो इंसुलिन है, जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट जिनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना सकती, वो उनको उस इंसुलिन को वो रिसीव करते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इंसुलिन को वो रिसीव करते हैं। इसके अलावा 1977 में इकोलाई बैक्टीरियम बनाया गया, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। द हार्मोन thymosin, which may prove effective against brain and lung cancer, has been produced by genetically modified organism. ये GMOs को यूज करते हुए हार्मोन थायोसिन बनाया गया है, जो कि ब्रेन और लंग कैंसर के लिए बहुत बेहतरीन है। बीटा एंडोर्फिन, ये एक पेन किलर है जो कि ब्रेन प्रोड्यूस करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज करते हुए ये जो पेन किलर है ये बनाई गई है और इसको यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस अ सेफ वैक्सीन अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज। Similarly, many vaccines have been produced against human diseases such as hepatitis B, और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के साथ साथ और बहुत सी बीमारियों की वैक्सीन्स भी जेनेटिक इंजीनियर्स ने बना ली हैं।